हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन गीक्स आइडिया। आप सब लोगों को पता है पॉलिटी की सीरीज़ में हमने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डिस्कस किया है और एक एक चीज़ को हमने इन डिटेल समझने की कोशिश की है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस आर्टिकल में है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये सब तब जाके काम आएगा एग्जामिनेशन में, तब जाके फ़ायदा आएगा जब ये ऑन द टिप ऑफ टंग होगा, जब हमें याद होंगी चीज़ें, तब जाके हम किसी क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक निमोनिक्स की वीडियो बनाई जाए जिसमें हम याद करने की कोशिश करें और हमें टिप ऑफ द टंग पे ये आर्टिकल्स रहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो होप आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में किन किन चीज़ों से रिलेटेड बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, इनसे रिलेटेड एक सेंटेंस हम बनाएंगे, एक लॉजिकल सेंटेंस बनाएंगे जो हमें ये बताएगा कि फंडामेंटल राइट्स में किन किन चीज़ों की बात हो रही है। एक लॉजिकल सेंटेंस बनाया है मैंने, 2 या 3 बार पढ़ने से आपको वो याद रहेगा, सिर्फ 2 या 3 बार। अगर नहीं हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि नहीं हो गया। इतना लॉजिकल स्टेटमेंट है, लेकिन आपको पहले लॉजिक को यूज़ करना है। लॉजिक मतलब हर किसी कंट्री में, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ रहे, उनको अपने हक अच्छे से मिल सके। ये तो सबको पता है, ये तो लॉजिकली बात, फैक्चुअल बात है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, सेंटेंस बनाया, स्टेट लॉज आर मेड फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड नो एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, टू हैव फ्री रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपना अपना रिलीजन होते हैं और माइनॉरिटीज़ होती है जिनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी अलग होती है। तो बाय ये सब कैसे मिलेगा? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सिंपल सा सेंटेंस है, स्टेट लॉज आर मेड फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड एक्सप्लॉयटेशन, टू हैव फ्री रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स लिखे हैं, आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें मेंशन की गई है। ये था एक ओवरऑल व्यू। अब हम टोटली देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल कैसे याद रखना है। राइट टू इक्वालिटी किससे रिलेटेड है? 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल कौन कौन सा बात कर रहा है? 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, टाइटल्स को खत्म करना है। इसके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है जो एक छोटे बच्चों को भी याद रहेगा, प्लीज़ डोंट ईट अनरैप्ड टॉफीज़। Please don't eat unwrapped toffees. P for protection of laws, D for discrimination. Discrimination तो हर कोई बोलेगा ख़त्म ही करनी है। E for employment. Employment में क्या होनी चाहिए? Public employment में equal opportunities. Untouchability को क्या करना है? Titles को क्या करना है? ख़त्म करना है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये है 14, 15, 16, 17, 18। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम सबको पता है, इसमें 6 आर्टिकल्स है जो कि 19 क्लास 1A, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड जी। एफ तो ओमिट हो गया है। इसमें क्या क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। उसके बाद है ये भी फ्रीडम से रिलेटेड है, 20, 21, 21A, 22, ये यहाँ पे लिखा है किससे रिलेटेड है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 एंड 24 किससे रिलेटेड है? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन खत्म करनी है। इनको कैसे याद रखना है? इनके लिए मैंने एक सिंपल सा अच्छा सा सेंटेंस बनाया है। एक बच्चे को आप इमेजिन कर लीजिए जो कि रेडी पे काम कर रहा था, यानी कि फ्रूट्स वगैरह कहाँ पे बेचते हैं? रेडियो पे। बहुत सारे लोग रेडियो पे काम करते हैं। तो वो रेडियो पे पहले काम करता था और फिर उसको बॉलीवुड में काम मिल गया एडवर्टीज़मेंट में, यानी कि उसको एक एडवर्टीज़मेंट में एक्टिंग करनी है। फिर इसको बोला गया सारे आम रेडी पे रख के कूल लाइफ और एजुकेशन का एडवर्टीज़मेंट टीवी पे फीमेल और चिल्ड्रन के साथ बना, यानी कि उसके काम को सराहना किया गया। उसको बोला गया आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अब आपको एडवर्टीज़मेंट में एक्टिंग करनी है। और वो जो एडवर्टीज़मेंट होगी वो किससे रिलेटेड होगी? कूल लाइफ, यानी कि मस्त लाइफ जीनी है और एजुकेशन को कैसे हासिल करना है। लेकिन आपको एक्टिंग कैसे करनी है? विद इमोशंस, फील एंड विद चिल्ड्रन के साथ, दूसरे बच्चों के साथ भी काम करना होगा।
तो सिंपल सा सेंटेंस 2 या 3 बार पढ़ लीजिए। सारे आम रेडी पर रख के कूल लाइफ और एजुकेशन का एडवर्टीजमेंट टीवी पे फील और चिल्ड्रन के साथ बना। S&E मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली एसोसिएशन और मूवमेंट, R फॉर रेजिडेंस, P फॉर प्रोफेशन। जब ये रेडी पे काम करता था वो सारा 19 है, यानी कि 19 1 क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास G। उसके बाद जब बॉलीवुड में आ गया कूल लाइफ मतलब CO कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, लाइफ मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एजुकेशन तो सबको पता है 21A, 20, 21, 21A। AD मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन, T मतलब ट्रैफिक, FL मतलब फोर्स्ड लेबर, C फॉर चिल्ड्रन एंड फैक्ट्रीज। ये 22, 23, 24। होप आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। रिलीजन किससे कहाँ तक, 25 से 28 क्या है रिलीजन। वर्ड्स क्या क्या है, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन, ये हमने डिस्कस किया है। रिलीजन को प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोपगेट करना है। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स करना है। टैक्सेस ऑफ फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्शिप। फिर है माइनॉरिटी से रिलेटेड उनको प्रोटेक्शन करनी है, किस चीज़ की, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर की, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना है। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस है, PMT एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर। एक स्टूडेंट को बोला गया अगर आपने PMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अब आपने उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओ उस एग्ज़ाम को पास करने में, आपको क्या करना है, आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जो किससे रिलेटेड होगा, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तब जाके आप PMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। PMT, P फॉर प्रोफेस, M फॉर मैनेजमेंट, T फॉर टैक्सेस, इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे वर्ड पूरा है। तो होप आपको ये एक ही बार पढ़ने से याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो ही बहुत ज़रूरी है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, और याद भी नहीं रहता है कि हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, मैंडेमस का मतलब क्या है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, कमांड का मतलब है हायर कोर्ट बोलता है, कोर्ट बोलता है किसी पब्लिक ऑफिसर को आप ये काम क्यों नहीं करो, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, आपको एक काम करना है, कमांड किया जाता है। फिर बोला जाता है कोई लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है, हायर कोर्ट उसको बोलता है आपके पास तो ये पावर ही नहीं है, आप ये काम कैसे करोगे, यानी कि उसको रोका जाता है, टू फॉरवर्ड। फिर अगर किसी कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन बाहर करके कोई पावर किया है, कोई काम किया है, तो उसको हायर कोर्ट सुकाश करता है, यानी कि उसके काम को ही सुकाश करता है, उसके ऑर्डर को ही ख़त्म करता है। फिर कभी कोर्ट हायर ऑफिसर को, किसी पब्लिक ऑफिशियल को बोलता है कि आपके पास ये पब्लिक ऑफिस कैसे आया, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है ये पब्लिक ऑफिस लेने की। तो यह है इनकी मीनिंग। इसको एक पोस्टमार्टम की स्टोरी में हम समझेंगे। एक बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, तो जब बॉडी लाई गई, डेड बॉडी वाज समन्ड, ये तो आराम से याद रहेगा। जब पोस्टमार्टम करना है तो क्या किया जाएगा, पहले बॉडी लाई जाएगी, फिर एक डॉक्टर को बोला जाएगा पोस्टमार्टम कर, फिर आगे देखेंगे स्टोरी में क्या हो जाता है। डेड बॉडी वाज समन्ड, एक बॉडी लाई गई, यानी कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो बॉडी प्रोड्यूस की जाती है, उस इंसान को कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ पे डेड बॉडी वाज समन्ड, एक बॉडी पेश की गई, हेबियस कॉर्पस इसका मतलब है। एंड ए जूनियर डॉक्टर वाज कमांडेड, एक जूनियर डॉक्टर को कमांड किया गया, उसको बोला गया काम कर, कमांड मतलब मैंडेमस, टू परफॉर्म पोस्टमार्टम बट बिकॉज ऑफ हिज वन मिस्टेक, उसने एक गलती की, जूनियर डॉक्टर ने एक गलती की, HOD ने क्या किया, HOD डिड नॉट अलो हिम टू परफॉर्म फर्दर वर्क। डिड नॉट अलो मतलब प्रोहिबिशन, यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक रहा है, HOD हायर, जूनियर डॉक्टर लोअर, यानी कि हायर लोअर को रोक रहा है ये काम मत कर आप क्योंकि आपने गलती की। एंड देन स्क्वॉश ऑल हिज फाइंडिंग्स, अब HOD ने क्या किया, इसने बोला इसने एक गलती की, अब मैं इसके सारी फाइंडिंग्स को सुकाश करता हूँ, यानी कि जो भी अभी तक इसने काम किया था पोस्टमार्टम पे वो मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि इसने गलती की, सारा भी गलत हो सकता है। इसलिए हायर कोर्ट ने, हायर अथॉरिटी HOD ने जूनियर डॉक्टर का सारी फाइंडिंग्स को सुकाश किया है, उसको बोला कि आपने काम ठीक से नहीं किया, तो सुकाश मतलब सर्टियोर एरा है। फिर जब शक हो गया कि इसको काम आता नहीं है, इसने गलती किया, उसको बोला गया ही वॉज आस्क्ड ऑन व्हाट अथॉरिटी इज ये जूनियर डॉक्टर, आपको किसने डिग्री दी है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि आप जूनियर डॉक्टर बन गए हो, तब तो आप गलती नहीं कर पाते। तो जब को वारंटो का मतलब ही क्या होता है, जब किसी के पास पब्लिक ऑफिस होता है और लोग शक करते हैं, उसको उस पर उंगली उठाते हैं, उसको बोला जाता है कि आपके पास कौन सी अथॉरिटी है ये पब्लिक ऑफिस लेने की। इसी तरह HOD ने बोला जूनियर डॉक्टर को आपके पास कौन सा पावर है, आपके पास कहाँ से डिग्री लाई है जो आप जूनियर डॉक्टर बन गए हो, जो आपने पब्लिक ऑफिस ले लिया, डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हो। तो होप आपको ये आसान लगा होगा।
एक या दो बार रिवाइज करने हैं, ये आराम से याद हो जाएगा। अगर